नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव और स्वागत करता हूं आपको अपनी क्लास में। तो चलिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा मैं आपको पढ़ा रहा था, महासागरीय जल की गतियां, मोशंस ऑफ ओशियनिक वाटर, महासागरीय जल की गतियां। तो महासागरीय जल की गतियां में मैंने आपको बता दिया था कि महासागरीय जल में जो है दो प्रकार की गति है। पहला मैंने क्या बताया था, क्षैतिज गति, हॉरिजॉन्टल मोशन, क्षैतिज गति, हॉरिजॉन्टल मोशन, जिसमें लहरों, तरंग और धारा की मैंने बात की थी। लेकिन फिर मैंने आपको कहा था कि महासागरीय जल में एक लंबवत गति भी है। देखिए, लंबवत का मतलब है ऊपर की ओर उठना, यानी 90 डिग्री पर, लंबवत 90 डिग्री पर ऊपर की ओर उठना या वर्टिकल। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा कि हिंदी में लंबवत को ऊर्ध्वाधर भी कहते हैं और इंग्लिश में आप उसे वर्टिकल कहते हैं। तो सागर की जो वर्टिकल मोशन है उसी को हम ज्वार भाटा कहते हैं। तो चलिए, महासागरीय जल की गति में जब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो हम जिस चैप्टर से पढ़ना शुरू करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, ज्वार भाटा। तो हम महासागरीय जल की गतियों को ज्वार भाटा से शुरू करेंगे। पहले हम अपनी हेडिंग दे देते हैं, ज्वार भाटा। क्लियर है? देखिए, ज्वार भाटा को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, टाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइड्स कहते हैं। लेकिन एक बात याद रखना है कि भाटा का एक अलग इंग्लिश मीनिंग भी है। तो चलिए, सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, हम किसी भी चीज को पढ़ेंगे बच्चे तो एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे। क्लियर है? और ज्वार भाटा इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, व्हाटएवर कोई भी एग्जाम हो, अगर आप नोट्स को अच्छे से कवर करते हैं और आप क्वेश्चन बैंक खोल लो बच्चे, आपके जितने क्वेश्चन हैं आप अपने आप सारे क्वेश्चन को बना लेंगे। क्लियर हो चुका है? तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। हमारे चैप्टर का क्या नाम है, ज्वार भाटा। तो सबसे पहले एक बात याद रखना है आपको कि सागरीय जल की गति ही क्या है, ज्वार भाटा। लेकिन हमें समझना है कैसी गति। ठीक है? तो देखिए, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, यहां सभी बच्चे केयर करेंगे। सागरीय जल के, सागरीय जल के लंबवत, सागरीय जल के लंबवत, याद रखेंगे, लंबवत को ही हम ऊर्ध्वाधर भी कहते हैं। तो सागरीय जल के लंबवत, ऊर्ध्वाधर, और इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, वर्टिकल। क्लियर है? तो सागरीय जल के लंबवत ऊर्ध्वाधर गति को ज्वार भाटा कहते हैं। कि गति को क्या कहते हैं हम, ज्वार भाटा कहते हैं, टाइड कहते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि सागरीय जल की जो लंबवत या ऊर्ध्वाधर गति है, इस बात को याद रखेंगे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि सागरीय जल के लंबवत या ऊर्ध्वाधर जो गति है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम बच्चे कहते हैं ज्वार भाटा। क्लियर हो चुका है? ठीक। अच्छा, देखिए कैसे, एक बात क्लियर करना है कि जब सागरीय जल ऊपर की ओर उछलता है, इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि जब सागरीय जल ऊपर की ओर उछलता है तो वो एक ऊपर की ओर गति करता है। तो जब वो ऊपर की ओर उठता है तब हम उसे ज्वार कहते हैं, लेकिन फिर ये नीचे भी तो गिरेगा। ठीक है? यहां पर सभी बच्चे केयर कीजिए। जैसे मान लीजिए ये सागर का सरफेस है, यहां देखिए ये क्या है, सागर का सरफेस है। अब ये फिगर 1 है और फिगर 2 में आप ये देख रहे हैं कि जो सागरीय जल है ऊपर की ओर लहर उठी है। तो जब जल की लहर ऊपर की ओर उठती है तो इसी खास सेंस को ही हम क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। लेकिन बच्चे, जब ये पानी ऊपर की ओर उठ रहा है, यहां देखिए, ये देख रहे हैं ये पानी ऊपर की ओर उठ रहा है, तो जब ऊपर की ओर उठेगा फिर ये नीचे की तरफ गिरेगा ही, और नीचे की तरफ गिरेगा और फिर वापस क्या होगा, वापस लौटेगा। तो बच्चे, जब सागरीय जल का पानी ऊपर की ओर उठता है तो हम इसे ज्वार कहते हैं, लेकिन गिरकर वापस जो सागर की ओर लौटता है तब हम इसी के सेंस में इसे भाटा कह देते हैं, और भाटा को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, एब कहते हैं। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखना है, आपको भूलना नहीं है। देखिए, मैंने ग्राफिंग से आपको समझा दिया है कि सागरीय जल की ऊपरी सतह जब ऊपर की ओर उठती है तो उसी सेंस में हम इसे क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। लेकिन फिर ये पानी नीचे की तरफ गिरता है बच्चे, और जब नीचे की तरफ गिरता है और पीछे लौटता है, याद रखिएगा सागरीय जल क्या होता है, पीछे लौटता है। और किधर पीछे लौटता है, तो सागर की तरफ लौटता है। याद रखिएगा, किसके तरफ लौटता है, सागर की तरफ।
तो जब ये सागर की तरफ लौटता है तभी हम इसे भाटा कहते हैं। तो आप ये नहीं सोचिएगा कि ये तट की ओर भागेगा, यानी ये जो पानी वापस लौटता है, यहां पर देखिए, ये जो पानी वापस लौटता है, ये लौटता जल किधर, सागर की ओर। ये नहीं सोचना है आपको कि ये तट की ओर, ठीक है। तो यहां पर देखिए कि जब पानी ऊपर की ओर उठा और फिर नीचे की ओर गिरकर वापस लौट रहा है, किधर, सागर की ओर लौट रहा है बच्चे। फिगर 2 में आपने फिगर 1 में शांत देखा है, और ये क्या था, फिगर 2 में आप देख रहे हैं कि जब सागर की ओर वापस लौट रहा है तभी हम उसे क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। तो इन 2 फिगर्स को याद रखेंगे कि फिगर 1 साफ शांत जल को दिखा रहा है, लेकिन जब पानी ऊपर की ओर उठता है लंबवत, वर्टिकल, उसे हम ज्वार कहेंगे। लेकिन जब वो नीचे की ओर गिरकर वापस सागर की ओर लौट रहा है तब हमने उसे क्या नाम दे दिया, तब बच्चे हमने उसे नाम दे दिया भाटा। क्लियर हो चुका। और इन्हें मिलाकर हम क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन अब हमारे सामने ये है कि आखिर ज्वार में पानी ऊपर उठता है तो किस वजह से उठता है, इसके क्या क्या कारण हैं। और देखिए यहां पर हमें कुछ एकदम प्रैक्टिकल बातों को जानना है ताकि हम चीजों को अच्छे से समझ पाएं। यहां आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है, ठीक है। अब बच्चे याद रखना है कि ये पानी अब ऊपर कैसे उठता है। पहले हमें यह भी देखना है कि ये पानी अगर ऊपर की ओर उठ रहा है तो कैसे उठ रहा है। क्लियर है। तो बच्चे इसकी जिम्मेदारी सूर्य और चंद्रमा पर है, भूलेंगे नहीं कि इसकी जिम्मेदारी किस पर है, सूर्य और चंद्रमा पर है। चलिए हम उसको समझते हैं। तो पहले मैं इसे मिटाता हूं और बस आगे समझना शुरू कीजिए। और याद रखिए यहां पर फिजिक्स के एक नियम पर भी हम चलेंगे और सारे क्वेश्चन अपने आप आपके बनते चले जाएंगे, किसी को कुछ भी नहीं रटना। पहले इस ग्राफ को मिटा दूं मैं, इस ग्राफ को आप समझ चुके हैं, ठीक है। चलिए अब यहां हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां सभी बच्चे फिर केयर कीजिएगा, ठीक है। देखिए अब सागरीय जल ऊपर उठ रहा है तो किस वजह से ऊपर उठ रहा है, तो याद रखना है कि सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण, सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण, भूलेंगे नहीं बच्चे, किस बल के कारण, आकर्षण बल, जिसे आप कहते हैं अट्रैक्शन फोर्स। क्या कहते हैं बच्चे, अट्रैक्शन फोर्स। क्लियर है। चलिए यहां समझिए कि सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण सागरीय सतह का ऊपरी जल, भूलेंगे नहीं, के कारण सागरीय सतह का ऊपरी जल ऊपर की तरफ उठ जाता है। सतह का ऊपरी जल ऊपर की तरफ उठ जाता है। क्लियर हो चुका है। तो इसका मतलब हो गया बच्चे कि ज्वार भाटा आने का जो कारण है वो है अट्रैक्शन फोर्स, भूलिएगा नहीं, वो क्या है, अट्रैक्शन फोर्स। और ये अट्रैक्शन फोर्स किसके कारण काम कर रहा है, तो चंद्रमा के कारण और सूर्य के कारण, यानी सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण जब सागरीय सतह का ऊपरी जल कहां उठ रहा है बच्चे, ऊपर की तरफ उठ जाता है, तो हम इसे क्या कहते हैं, तब हम इसे कह देते हैं बच्चे कि इसी आकर्षण बल के कारण क्या आता है, ज्वार और भाटा आता है। जैसे कैसे, इस बात को समझिए बच्चे, जैसे मान लीजिए सन है, ठीक है, ये सन है और ये क्या है, फिर मून है, तो और ये सागर की क्या है, सरफेस है। तो सन और मून बच्चे ये दोनों क्या करते हैं, अपना अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, और जैसे अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं तो तुरंत सागर का जो जल है, देख रहे हैं, ये भी अपना अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है और ये भी क्या कर रहे हैं, अपना अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं, आकर्षण बल लगा रहे हैं, ठीक है। और इसी आकर्षण बल के कारण सागर की सतह का जो जल है, देख रहे हैं, ऊपर की ओर उठ जा रहा है, और जैसे ये जल ऊपर की ओर उठ जा रहा है बच्चे, तुरंत हमने इसी को क्या नाम दे दिया, ज्वार भाटा नाम दिया। यहां आपको समझ में आया। तो इस ग्राफ को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण, देख रहे हैं बच्चे, कि सन और मून के आकर्षण बल के अट्रैक्शन फोर्स के कारण जो सागरीय सतह का जल है वो ऊपर की ओर उठा, और जैसे वो ऊपर की ओर उठा बच्चे, तुरंत हमने इसे क्या कह दिया, ज्वार भाटा कह दिया। यहां तक आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। और एक चीज याद रखना है बच्चे कि ज्वार भाटा के बीच में क्या रहता है,
तो वो रहता है औसत सागर तल। इस बात को याद रखना है कि ज्वार और भाटा के बीच में ही औसत सागर तल रहता है, जिससे हम कहते हैं एवरेज सी लेवल। तो इस बात को नहीं भूलिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट बात होगी कि भाई औसत सागर तल जो होती है, एवरेज सी लेवल कहाँ होती है, तो बोलेंगे ज्वार और भाटा के बीच में। यानी जब जल ऊपर उठ के फिर नीचे गिर के वापस लौटता है, तो वो जो बीच का तल होता है बच्चे, उसे ही हम क्या कहते हैं, औसत सागर तल कहते हैं। तो आपको भूलना नहीं है कि ज्वार और भाटा के बीच में ही क्या होता है, औसत सागर तल होता है। ठीक, अच्छा एक बात क्लियर करना है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों अगर बच्चे पृथ्वी पर आकर्षण लगाते हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, तो दोनों में नजदीक कौन है और दोनों में दूर कौन है? तो हम जानते हैं कि सूरज जो है वो पृथ्वी से बहुत दूर है, चंद्रमा पृथ्वी से सन की तुलना में बच्चे, सूरज की तुलना में तो बहुत नजदीक है। तो किसका अट्रैक्शन फोर्स पावरफुल होना चाहिए? चंद्रमा का अट्रैक्शन फोर्स पावरफुल होना चाहिए। थोड़ा इस बात को भी समझते हैं बच्चे। देखिए पहले इस ग्राफ को मैं मिटा दूं, आप ग्राफ और भाषा पर ही चीजों को बखूबी क्लियर करेंगे। देखिए एक बात सभी लोग याद रखना है बच्चे, ठीक है, याद रखेंगे कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी, ये मैंने आपको पहले समझा दिया है, ठीक है। सूर्य एवं पृथ्वी की दूरी लगभग एप्रोक्स में बच्चे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। क्या बच्चे? 15 करोड़ किलोमीटर है। किंतु अगर आप यहीं चंद्रमा की बात करें, किंतु चंद्रमा एवं पृथ्वी की दूरी, किंतु चंद्रमा एवं पृथ्वी की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। एक बात सभी बच्चे याद रखना, देखिए यहीं पर अंतर आ जाएगा कि सूर्य और पृथ्वी के जो बीच की दूरी है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना बच्चे? 15 करोड़ किलोमीटर है। लेकिन अगर आप चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस देखें तो वो तो सिर्फ 3,84,400 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि तुलनात्मक रूप से चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नजदीक है। तो याद रखना है बच्चे, तुरंत यहां पर आप देखना, कंपैरेटिवली देख लेना कि तुलनात्मक रूप से चंद्रमा पृथ्वी के काफी नजदीक है, पृथ्वी के काफी नियर है बच्चे, नजदीक है यानी कि नियर है। अतः याद रखना है आपको कि अतः चंद्रमा का आकर्षण बल 2 गुना है। चंद्रमा का आकर्षण बल क्या है बच्चे? 2 गुना है। भूलना नहीं है कि सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। लेकिन अगर हम चंद्रमा और पृथ्वी के डिस्टेंस को देखें 3,84,400 किलोमीटर है। तो बच्चे जब आपने तुलना किया तो आपने देखा कि चंद्रमा पृथ्वी के काफी नजदीक है, इसलिए चंद्रमा का जो आकर्षण बल है बच्चे वो क्या है? 2 गुना है, डबल है। क्लियर हो चुका? इसका मतलब है कि सन और मून, सूरज और चंद्रमा के दोनों का आकर्षण बल काम करता है। लेकिन आप जरा देखिए कि चंद्रमा तो बहुत नजदीक है, तो चंद्रमा के बहुत नजदीक होने के कारण चंद्रमा का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या लग जाता है बच्चे? वो 2 गुना लगता है। इसलिए सबसे ज्यादा पावरफुल अगर आप अट्रैक्शन फोर्स की बात करेंगे तो वो किसका लग जाता है? वो चंद्रमा का लगता है। क्यों? क्योंकि दूरी बहुत ही क्या है बच्चे? कम है। यहां आपको समझ में आया? मैं मिटाऊं इसे? ठीक है, चलिए हम मिटाते हैं। और देखिए मैं बोर्ड के साइड हो जाता हूं कि आप अच्छे से नोट्स बनाएं और समझते हुए चले, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। अब मैं एक ग्राफिंग करता हूं और उस ग्राफिंग को और समझने की कोशिश कीजिएगा, और मैं एक फिजिक्स के रूल पर चलूंगा। अपने आप आपकी बातें दिमाग में बैठती जाएंगी, किसी को कुछ नहीं रटना, ठीक है। यहां देखिए बच्चे, मान लीजिए सपोज ये पृथ्वी का सरफेस है, ये क्या है? ये अर्थ है। ये देखिए बच्चे, ये मैंने बना दिया अर्थ, पृथ्वी, और ये पृथ्वी का सेंटर है, ठीक। अब देखिए अगर आप अर्थ के रेडियस को देखेंगे तो मैंने कहा था ना कि अर्थ का रेडियस लगभग 6371 किलोमीटर है। ये अर्थ का क्या है? रेडियस है, ठीक है, ओके। अब अगर हम दूरी पर आते हैं बच्चे इस तरफ, तो देखिए ये पहले क्या है? सन है। क्लियर है? अब सन और अर्थ की जो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं
तो याद रखेंगे वो कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर। लेकिन फिर बच्चे मून भी तो होता है, मान लीजिए ये क्या है, मून है, ठीक है, और ये सन है। अब मून और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 3,84,400 किलोमीटर, ठीक है। अब आप इस नक्शे को ध्यान से देखिए बच्चे, अगर मैं इस नक्शे को ध्यान से देखूं तो ये जो डिस्टेंस है, देख रहे हैं, सन का जो डिस्टेंस है बहुत है, लेकिन अगर आप सिर्फ मून का डिस्टेंस देखें, ये देखिए बच्चे, सेकेंड लाइन जो है मैं मून के डिस्टेंस को दिखा रहा हूं, और ऊपरी लाइन किसके डिस्टेंस को दिखा रहा है, सन के डिस्टेंस को दिखा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जो सन है वो मून की तुलना में, देख रहे हैं बच्चे, बहुत दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। लेकिन अगर आप मून को देख रहे हैं तो मून तो क्या है, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अच्छा, एक चीज और केयर करना है कि अर्थ का रेडियस भी तो देखिए, अगर आप अर्थ के केंद्र से, सेंटर से लेंगे तब तो ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, देख रहे हैं, क्योंकि ये भी तो जुड़ गया। लेकिन मून में भी जुड़ा है बच्चे, ये चीज जो है मून में भी तो जुड़ रहा है, मून के डिस्टेंस को भी अगर सेंटर से लेंगे तो ये जुड़ जाएगा, लेकिन फिर भी इसकी तुलना में ये दूरी तो कम ही होगी। इसका मतलब हो गया कि मून का अट्रैक्शन फोर्स पावरफुल है, देख रहे हैं, ये दूरी बताती है बच्चे कि मून का जो आकर्षण बल है वो बहुत ही क्या है, शक्तिशाली है, पावरफुल है, क्लियर है, शक्तिशाली है, क्योंकि देखिए दूरी है, और इसी शक्ति से क्या हुआ बच्चे कि ये जो सतह पर ये जो जल है, ये क्या है, जल है, ये तुरंत ऊपर की ओर उठता है और फिर नीचे की ओर गिरता है, और यही जो ऊपर की ओर उठकर नीचे की ओर गिर रहा है, हम इसे ही क्या नाम देंगे, ज्वार भाटा नाम देंगे। तो ये देखिए इस ग्राफ में आपको चीजें एकदम 100% क्लियर हो गई है बच्चे, कि मैं देखिए, मैं बोर्ड के साइड हो गया हूं ताकि आप ग्राफ को अच्छे से देखें कि सन और पृथ्वी का डिस्टेंस लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। लेकिन अगर अर्थ के रेडियस को भी अगर आप ऐड कर ले तो वो किलोमीटर दूरी तो बहुत हो जाएगी। लेकिन चंद्रमा को अगर आप देख रहे हैं तो चंद्रमा की डिस्टेंस सिर्फ लाखों में ही है बच्चे, वो भी 3,84,400 किलोमीटर है। अगर 6,371 किलोमीटर का आप रेडियस भी ऐड करेंगे तब भी सन की तुलना नहीं हो सकती। तो ये कह रहा है कि इसका मतलब हो गया कि यहां पर दोनों के पावर लग तो रहे हैं अट्रैक्शन फोर्स, लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षण बल जो है अट्रैक्शन फोर्स किसका पावरफुल हो गया, मून का पावरफुल हो गया, और ज्वार भाटा उतनी ही क्या बच्चे, तेजी से आई। लेकिन याद रखना है, यहीं पर आपने देखा कि पहला ज्वार भाटा जो है आपको क्या आया, एक अट्रैक्शन फोर्स के कारण आया। लेकिन बच्चे जरा ये देखो कि पृथ्वी पर हो सकता है कि इस तरफ भी वाटर हो, जरा कंपैरिजन करो। तो बच्चे फिजिक्स का एक रूल है, सभी लोग याद रखना, फिजिक्स का एक रूल है, एवरी एक्शन हैज इट रिएक्शन, और वो भी क्या है, प्रॉपर एंड ऑपोजिट, यानी हर एक क्रिया के विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। तो आप बच्चे सोचो कि अगर यहां का पानी तेजी से खींचेगा तो क्या पीछे का पानी पीछे नहीं फेंका जाएगा। अगर मान लीजिए बच्चे मैं अपने हाथ में पानी लूं और ऐसे तेजी से हाथ को खींचूं, तो जितनी तेजी से आप हाथ के खींचेंगे ये पानी आएगा, लेकिन ये पानी पीछे भी तो उछल कर जाएगा। यही चीज यहां पर है बच्चे, फिजिक्स है कि अगर मान लीजिए यहां तेजी से खींचेंगे तो ये भी चीज तो खींचेगी, तो यहां का पानी इधर पीछे नहीं फेंका जाएगा। इसका मतलब है कि 2 बार ज्वार भाटा आया। एक बार ज्वार भाटा किसके कारण आया, देखिए बच्चे, पहला ज्वार भाटा किसके कारण आया, सन और मून के अट्रैक्शन के कारण। लेकिन अगर पूछा जाए कि ये दूसरा ज्वार भाटा किसके कारण आया, तो ये आया बच्चे अपकेंद्रीय बल के कारण। यही है फिजिक्स का रूल। ये किसके कारण आया बच्चे, अपकेंद्रीय बल के कारण आया, जिससे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो इसका मतलब हो गया बच्चे कि अगर सन और मून अपने आकर्षण से पानी को खींचेंगे तो ठीक इसी के ऑपोजिट, देख रहे हैं बच्चे, ठीक इसके ऑपोजिट यानी विपरीत, उल्टे बच्चे कंडीशन में, ये देखो ये ठीक क्या है, इसके ऑपोजिट है, देख रहे हैं, उल्टा एकदम विपरीत स्थिति, ऑपोजिट। तो ठीक इसके ऑपोजिट भी पानी क्या है बच्चे, ऊपर की तरफ फेंका गया। और जैसे पानी ऊपर की ओर उठा, ठीक है, ये देखिए, जैसे पानी ऊपर की ओर उठा तो दूसरा ज्वार भाटा आया, और उसका कारण क्या है, अपकेंद्रीय बल है।
तो भूलेंगे नहीं कि अर्थ पर ज्वार आने का कारण सन और मून का अट्रैक्शन तो है ही, पर दूसरा क्या है, उसका अपकेंद्रीय बल भी है। भूलिएगा नहीं, उसका अपकेंद्रीय बल भी है। इसका मतलब हो गया बच्चे कि क्या होता है कि इससे साफ हमें समझ में आ रहा है कि प्रत्येक स्थान पर, ठीक है बच्चे, प्रत्येक स्थान पर क्या होता है कि ज्वार भाटा कितनी बार आता है, 2 बार आता है, भूलेंगे नहीं। और वो 2 बार किस किस के कारण आया, अभी देखिए मैं बोर्ड पर जो मैंने लिखा है आपको ग्राफिंग में समझा, इसको तुरंत मैं भाषा में लिख देता हूं, भूलेंगे नहीं बच्चे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर, पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर सामान्य तौर पर, देख रहे बच्चे, जनरली सामान्य तौर पर दिन में 2 बार, दिन में 2 बार ज्वार भाटा, दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है। दिन में 2 बार क्या आता है, ज्वार भाटा आता है। ठीक है, पहला देखिए, पहला क्या है बच्चे, तो पहला हम कहेंगे सूर्य एवं चंद्रमा के, पहला सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण, एवं चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण, एवं दूसरा, अब देखिए समझो बच्चों, एवं दूसरा, क्लियर है, एवं दूसरा जो है बच्चे, इसके विपरीत स्थान पर पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण आता है। एवं दूसरा इसके विपरीत स्थान पर, मतलब उल्टे, ऑपोजिट, इसके विपरीत स्थान पर, विपरीत स्थान पर, इसके विपरीत स्थान पर आता है, विपरीत स्थान पर आता है। ठीक है, इसका कारण क्या आता है, इसका कारण पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल है, इसका कारण पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल है। क्या है बच्चे, इसका कारण पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग भूलेंगे नहीं। देखिए मैं यहां इंपॉर्टेंट का मार्क लगा देता हूं कि पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर सामान्य तौर पर जनरली दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है। ठीक है, पहला ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण आता है, लेकिन जो दूसरा है बच्चे वो इसके विपरीत स्थान पर आता है, और इसका कारण क्या है, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूरी बात याद होनी चाहिए। यूपीएससी 2015 में ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो अगर आप तरीका जानते हैं बच्चे, आपने चीजों को सीख रखा है, तो आपको कभी भी यहां परेशानी नहीं होगी। चलिए, ये तो आपने सीख लिया, लेकिन याद रखेंगे कि ज्वार भाटा में कुछ अंतर भी होता है। ठीक है, चलिए समझते हैं कि क्या अंतर है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं आपको कि ज्वार के ठीक बाद जब भाटा बच्चे जो होता है, पहले चलिए ज्वार को पहले मैं क्लियर कर दूं, यहां तक क्लियर है, मैं मिटाऊं इसे। ओके एवरीवन, सबने अच्छे से समझ लिया है। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं जरा कि अब ज्वार भाटा जो 2 बार आता है, तो क्या इनमें कोई समय का अंतर है, कोई टाइम डिफरेंस भी है। चलिए मिटाऊं मैं इसे। ओके, अच्छा याद रखना है बच्चे कि प्रत्येक स्थान पे जो 2 बार ज्वार भाटा आता है, उसमें क्या होता है, ज्वार में 26 मिनट का अंतर होता है। देखिए याद रखेंगे बच्चे कि 2 बार के ज्वार भाटा में, देखिए याद रखना है कि 2 बार के ज्वार भाटा में या 2 बार के ज्वार में 26 मिनट का अंतर होता है। कितने का अंतर बच्चे, 26, यानी 2 बार के ज्वार में 26 मिनट का अंतर होता है। 26 मिनट का क्या होता है बच्चे, अंतर होता है। यदि देखिए इसको समय में कैसे लाएंगे, यदि पहला ज्वार 12 बजे है, यहां समझिए बच्चे, अगर पहला ज्वार 12 बजे है तो
तो दूसरा ज्वार 26 मिनट की देरी से 26 मिनट की देरी से, तो दूसरा ज्वार 26 मिनट की देरी से 12:26 मिनट पर आता है, क्लियर है। अच्छा, एक बात क्लियर कीजिएगा बच्चे कि 2 बार के ज्वार में कितने का अंतर है, अभी मैं बताऊंगा क्यों है ये अंतर। याद रखेंगे कि 2 बार के ज्वार में 26 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। यदि पहला ज्वार 12 बजे है तो दूसरा ज्वार 26 मिनट की देरी से 12:26 मिनट पर आता है। लेकिन बच्चे एक चीज याद रखना है कि ये तो हमने समझ लिया कि देरी से आता है। अच्छा, एक बात और क्लियर करना है कि अगर इसको हम 24 घंटे के सेंस में बोलें, ठीक है, तो याद रखिएगा कि 24, देखिए 12 बजे 26 मिनट, लेकिन अगर आप इसको 24 घंटे के सेंस में लेंगे तो फिर 12 को 2 बार कीजिएगा तो 24 हो जाएंगे, 24 घंटे एवं 52 मिनट, क्योंकि 26 दूनी क्या होता है बच्चे, 52 भी होता है। तो आप ऐसे भी याद रखना है, वो ये भी आपको कह सकते हैं, ठीक है। अगर उन्होंने 24 घंटे का सेंस ले लिया तो फिर आप क्या कहेंगे कि 24 घंटे 52 मिनट देर से आता है, और अगर वो 12 घंटे का सेंस ले रहे हैं तो फिर आप क्या कहेंगे कि 12:26 मिनट पर आता है। अब ऐसा क्यों होता है बच्चे, याद रखिएगा कि 2 बार के ज्वार में 26 मिनट का अंतर होता है, लेकिन आखिर ऐसा अंतर क्यों हुआ, तो इस बात को सभी लोग याद रखना है कि ऐसा अंतर जो होता है बच्चे वो चंद्रमा के पृथ्वी के सापेक्ष गतिशीलता के कारण होता है। क्या सभी लोग याद रखेंगे, ऐसा अंतर बच्चे चंद्रमा के पृथ्वी के सापेक्ष गतिशील होना के कारण होता है। देखिए कैसा, अभी समझा देता हूं। ऐसा चंद्रमा के पृथ्वी के सापेक्ष गतिशीलता के कारण, सापेक्ष गतिशीलता के कारण होता है, ठीक है, के कारण होता है, क्योंकि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा देर से घूमता है। बस ये याद रखना है बच्चे। ऐसा क्यों होता है, तो हम कहेंगे कि चंद्रमा के पृथ्वी के सापेक्ष गतिशीलता के कारण होता है। और ये सापेक्ष गतिशीलता क्या है, क्योंकि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा क्या है बच्चे, वो देर से घूमता है। तो जब तक चंद्रमा घूमकर दूसरे जगह पर आएगा तब तक पृथ्वी बच्चे उससे तेज घूम जाती है, इसलिए 26 मिनट की क्या होती है, देरी होती है। पूरी बात समझ में आए, तो इस बात को नहीं भूलना है कि ऐसा इसलिए होता है बच्चे कि चंद्रमा पृथ्वी के सापेक्ष गतिशील है और पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा क्या होता है, देर से घूमता है, और देर से घूमने के कारण ही बच्चे 26 मिनट की क्या होती है, देरी से आती है। क्लियर हो चुका है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, और भाटा जो है वो 6 घंटे 13 मिनट की देरी से आता है। फिर याद रखना है, और भाटा कितने से आता है बच्चे, 6 घंटे 13 मिनट की देरी से आता है, 6 घंटे 13 मिनट की देरी से आता है, ठीक है। बस आपको ये 2 टाइम वाली बात याद रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ज्वार में इतने का अंतर है, और भाटा मैंने आपको बता दिया है वो कितनी देरी से होता है, तो भाटा 6 घंटे 13 मिनट की क्या होता है, देरी से होता है। क्लियर है। क्योंकि देखिए अब 12 को भी आप आधा कर लीजिएगा तो 6 हो जाएंगे, और 26 को आधा कर लेंगे तो 13 हो जाएंगे। तो वो उसी के बीच में है कि जब ऊपर उठकर जल जब नीचे आएगा तो बस इतना देर में ज्वार आएगा, उसकी तुलना में ही देर, ये भी क्या होता है बच्चे, भाटा भी 6 घंटे 13 मिनट की क्या होता है, देरी से आता है। तो इस बात को याद रखना है कि ज्वार में मैंने आपको समझा दिया, और भाटा में भी हमने देख लिया कि भाटा भी क्या है, तो वो आप कहेंगे कि 6 घंटे 13 मिनट की क्या होती है, देरी से आती है। चलिए, यहां तो हमने ज्वार भाटा के जो मेन बेसिक्स बात थे उसको हमने सीखा। अब हमें सीखना है बच्चे ज्वार भाटा के प्रकार, जो कि बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं इसको मिटाता हूं, और अब हम आते हैं ज्वार के प्रकार में।
अब हमारी हेडिंग है ज्वार के प्रकार। ठीक है बच्चे, ज्वार के प्रकार। तो चलिए ज्वार के प्रकार में जो मैंने नंबर 1 पहला ज्वार लिखा, नंबर 1 को हम कहते हैं बच्चे दीर्घ या पूर्ण ज्वार। दीर्घ या पूर्ण ज्वार, और याद रखेंगे इसी को इंग्लिश में कहा गया है स्प्रिंग टाइड। आप इंग्लिश के टर्म को अच्छे से याद रखिएगा बच्चे, भूलिएगा नहीं। हमने पहले ज्वार के प्रकार में पहला प्रकार क्या देखा है बच्चे, दीर्घ या पूर्ण ज्वार, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्प्रिंग टाइड कहते हैं। तो चलिए समझते हैं कि दीर्घ एवं पूर्ण ज्वार कब आता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं स्प्रिंग टाइड। यहां आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। ठीक है ना, अब आए दीर्घ ज्वार में। तो बच्चे सबसे पहले केयर कीजिएगा कि दीर्घ ज्वार की दशा जो है स्प्रिंग टाइड की कंडीशन कब होती है, और इसी में क्या करेंगे हम कुछ ग्राफिंग बना करके भी सीखेंगे। तो बच्चे याद रखना ये कब होता है, पहले समझो इसमें कंडीशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सूर्य कौमा चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सीधी दिशा में या एक रैखिक या एक दिशी हो। देख रहे हैं, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी दिशा में एक रैखिक या एक दिशी हो, तो इस दशा को क्लियर है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सीधी दिशा में या एक रैखिक या एक दिशी हो, तो इस दशा को सिजगी कहते हैं। तो इस दशा को क्या कहते हैं बच्चे, सिजगी कहते हैं। देख रहे हैं बच्चे, याद रखना है कि जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी दिशा में एक रैखिक हो या एक दिशी हो या एक सीधी रेखा में हो, चलिए ये भी जोड़ देता हूं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं एक सीधी रेखा में। देख रहे हैं, तो भूलना नहीं है कि जब सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सीधी दिशा में एक सीधी रेखा में या एक रैखिक या एक दिशी हो, तो इसी दशा को हम बच्चे सिजगी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति एक साथ हो जाती है। याद रखना है बच्चे कि इस दशा में सूर्य एवं चंद्रमा की सम्मिलित, मतलब एक साथ बच्चे केयर कर रहे हैं, सम्मिलित आकर्षण शक्ति लगती है। सम्मिलित आकर्षण शक्ति लगती है, जिससे दीर्घ ज्वार आते हैं। क्लियर हो गया। तो बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको भूलना नहीं है। मैं अभी ग्राफिंग से सब सिखाऊंगा आपको कि जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी दिशा में, क्या बच्चे, एक सीधी दिशा में, जैसे मान लीजिए कि दिस इज अर्थ, ये क्या है, अर्थ है, ये क्या है, मून है, और इधर क्या हो गया बच्चे, सन। तो आप यहां पर सभी लोग केयर कीजिए कि सन, मून और अर्थ एक सीधी दिशा में है। देख रहे हैं, तो जब एक सीधी दिशा में हो, एक रैखिक हो, या हम कह देंगे एक दिशी हो, तो इसी कंडीशन को याद रखना है आपको कि इसी कंडीशन को हम क्या नाम देंगे, सिजगी। इस कंडीशन को हम सिजगी नाम देंगे, और दोनों का अट्रैक्शन पावर एक साथ लग जाता है। दोनों का अट्रैक्शन पावर क्या होता है बच्चे, एक साथ लगता है। ये देखिए, और जैसे दोनों का अट्रैक्शन पावर एक साथ लगता है, तुरंत पानी उछलकर नीचे गिरता है, और जब उछलकर नीचे गिरता है तो हम इसे ही क्या कह देते हैं कि ये दीर्घ ज्वार है, क्योंकि दोनों की आकर्षण शक्ति क्या कर रही है, एक साथ काम कर रही है। यहां आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। अच्छा,
तो देखिए फिर से देखिए, जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक दिशा में, एक सीधी रेखा में, एक रैखिक, एक दिशी हो, तभी बच्चे इस दशा को ही क्या कहा गया है, सिजगी कहा गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैंने मार्क लगा दिया। इस दशा में क्या हो गई बच्चे कि सूर्य और चंद्रमा की सम्मिलित आकर्षण शक्ति लगती है, जिससे क्या आते हैं, दीर्घ ज्वार आते हैं। तो जैसे सम्मिलित आकर्षण शक्ति लगी, तुरंत इससे क्या आया, दीर्घ ज्वार आया, और इसी को ही हम क्या कहेंगे, इस कंडीशन को सिजगी कहते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि आखिर ये कंडीशन कब होती है। तो बच्चे याद रखना है कि ये जो कंडीशन है हमेशा क्या होता है बच्चे, अमावस्या और पूर्णमासी को ही होती है। क्लियर है। तो मैं यहां पे लिख दूं, फिर ग्राफिंग में आपको सिखाऊंगा। याद रखना है कि यह दशा प्रत्येक महीने की, देखिए यहां प्रत्येक महीने चलना है, यह दशा प्रत्येक महीने की, क्लियर है, भूलना नहीं है बच्चे कि यह दशा जो है प्रत्येक महीने की अमावस्या और पूर्णमासी, याद रखना है, अमावस्या और पूर्णमासी को होती है। क्लियर है क्या। प्रत्येक महीने की अमावस्या, देखिए जो अमावस्या है बच्चे, उस अमावस्या को हम क्या कहते हैं, न्यू मून कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यू मून। ठीक है, चलिए मैं इस ग्राफ को मिटा दूं ताकि आप पूरी बात को समझ में आए। चलिए ये देखिए बच्चे, अमावस्या को और अमावस्या को हम क्या कहते हैं, न्यू मून। अमावस्या एवं पूर्णिमा और पूर्णिमा को हम क्या कहते हैं, फुल मून। क्लियर है। को होती है। ठीक है, भूलना नहीं है बच्चे कि यह दशा हमेशा कब होगी, तो प्रत्येक महीने की अमावस्या को, और अमावस्या के बाद क्या होगी बच्चे, और फिर पूर्णिमा को होती है। क्लियर है। अच्छा, तो हमने देखा कि अमावस्या और क्या होता है, पूर्णिमा को होती है। और बच्चे इसे युति और व्युति भी कहा जाता है। अभी सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसे क्रमशः युति यानी के कंजक्शन, युति एवं वियुति, जिसे हम क्या कहते हैं, ओपोजिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, भूलिएगा नहीं कि इसे ही क्रमशः हम क्या कहते हैं, युति कहते हैं और व्युति कहते हैं। युति और व्युति कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। चलिए अब यहां हमने देखा युति और व्युति कहते हैं। और याद रखना है बच्चे कि यह पाक्षिक में होती है। किस में होती है बच्चे, पाक्षिक का मतलब है 1 से 15 दिन, पाक्षिक में होती है। भूलेंगे नहीं, पाक्षिक का मतलब क्या होता है, 1 से 15 दिन वाला जो स्लॉट होता है बच्चे, 1 से 15 दिन का जो पैकेज है उसे ही हम क्या कहते हैं, पाक्षिक कहते हैं। चलिए अब हम एक ग्राफिंग बनाते हैं और इस ग्राफिंग में इन सारी चीजों को हम कंक्लूड करेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने आपको पूरी लैंग्वेज अच्छे से बता दी है बच्चे, इसे कमांड कीजिए। अब मैं एक ग्राफिंग बनाकर जब आपको सिखाऊंगा तो आप उसमें अमावस्या, पूर्णिमा, न्यू मून, फुल मून, युति, व्युति क्या होती है, ये सारी चीजें आपकी अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए सभी बच्चे, अभी हम इसी में चल रहे हैं, दीर्घ ज्वार में। अब एक ग्राफिंग बनाते हैं और इसको अच्छे से हम कवर करते हैं ताकि आपको कोई परेशानी नहीं पर हो। क्लियर है। चलिए देखिए बच्चे, अगर मान लीजिए ये देखिए, ये क्या है, अर्थ है, ओके, मून, और ये क्या है, सन। तो आप यहां पर केयर करेंगे कि सन, मून और अर्थ एक लाइन में है। तो जब ये एक लाइन में होंगे तो इसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इस कंडीशन को हम कहेंगे सिजगी। क्या कहेंगे बच्चे, सिजगी।
देख रहे हैं एक लाइन में है, और यही बच्चे अमावस्या कहलाती है। फिर हम इसी को क्या कहेंगे, अमावस्या। अमावस्या यानी कि हम इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, न्यू मून, और यही बच्चे कहलाएगा युति, और इसी को फिर हम क्या कहते हैं, युति कहते हैं, यानी कि कंजक्शन कहते हैं। तो देख सकते हैं, आप कह सकते हैं ना सूर्य ग्रहण लग गई, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आएगी तो क्या लग जाएगा, सूर्य ग्रहण लग जाएगा। तो सभी बच्चे याद रखना है कि जब सन, मून और अर्थ एक लाइन में हो, एक डायरेक्शन में हो, एक लीनियर हो, इसको हम सिजगी कहेंगे, और जब मून और सन एक तरफ है तो हम इसे अमावस्या कहेंगे, और अमावस्या ही क्या कहलाती है बच्चे, युति कहलाती है, यानी कि कंजक्शन कहलाती है। सपोज अगर मान लीजिए कि चंद्रमा घूमकर इस तरफ आ जाए, ठीक है, तो आप बच्चे केयर करना कि अगर चंद्रमा इस तरफ आ जाए तो अभी भी आप देख सकते हैं एक लीनियर पोजीशन में है। तो जब चंद्रमा इस तरफ आ जाता है बच्चे, तब अब इसमें क्या है, चंद्र ग्रहण लग गई। क्यों? क्योंकि सन और मून के बीच में कौन है, अर्थ है। तो सन और मून के बीच में अर्थ है, तो चंद्र ग्रहण लग गई। लेकिन इसी को फिर हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, पूर्णिमा कहते हैं, यानी कि फुल मून। यही क्या है, पूर्णिमा है, फुल मून है, और इसी को फिर हम क्या कह देंगे, वियुति। यही कंडीशन क्या कहलाती है बच्चे, वियुति, और इसे ही क्या कहा जाता है, ऑपोजिशन। और इस अट्रैक्शन फोर्स के कारण बच्चे क्या होता है कि दीर्घ ज्वार आता है। तो आप इस ग्राफ को नहीं भूलेंगे, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको अमावस्या और ये बात समझ में आ रही है। और कहा था ना ये प्रत्येक महीने की होती है, तो एक महीना बच्चे 30 दिन का होता है। तो अगर ये 1 तारीख को हुई तो फिर ये क्या हो गई, 15 तारीख को होगी। तो 1 से 15 दिन का जो बीच का स्लॉट है बच्चे, अमावस्या और 15 दिन बाद पूर्णिमा, फिर अमावस्या और फिर पूर्णिमा, और इस तरीके से सिजगी कंडीशन बनी रहेगी। इस तरह से क्या होगा, सिजगी कंडीशन बनी रहेगी, अमावस्या, युति, पूर्णिमा और वियुति होगी बच्चे, और फिर क्या आएगा, यही आएगा दीर्घ ज्वार या पूर्ण ज्वार। पूरी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए हमने अभी दीर्घ ज्वार और पूर्ण ज्वार को एक ग्राफिंग से समझ लिया है। लेकिन बच्चे इसी में एक और कंडीशन है। कंडीशन क्या है, एक कंडीशन है पेरिजी। जरा उस पेरिजी कंडीशन को भी सीख ले। तो पहला आपने आकर्षण का तो कंडीशन सीखा, अब जरा हम पेरिजी के भी कंडीशन को सीख लेते हैं। ठीक है, चलिए एक कंडीशन सीखते हैं, वो क्या होता है बच्चे। इसी में दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। पहला देखिए बता दिया, दीर्घ ज्वार में दूसरा जा रहा हूं, जिसे हम कहते हैं उपभू। क्या कहते हैं, उपभू, यानी कि पेरोजी। ठीक है, तो जरा पेरोजी को भी समझ लेते हैं, जो कि उपभू है, और ये आपको जो है पेरिजी बच्चे क्या बताता है। ठीक है, माफी चाहूंगा बच्चे, ये पेरिजी क्या बताता है। उपभू में क्या होता है बच्चे, इस कंडीशन को समझिए कि जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम, क्या बच्चे, निकटतम, यानी कि नियरेस्ट, निकटतम होती है तो आकर्षण बल तेज हो जाती है, सबसे तेज हो जाती है। तो आकर्षण बल क्या हो जाते हैं बच्चे, सबसे शक्तिशाली हो जाती है, सबसे शक्तिशाली हो जाती है। दीर्घ ज्वार आते हैं, फिर क्या आता है बच्चे, दीर्घ ज्वार आता है। ठीक है, देखिए इसे आप कैसे समझेंगे, पहले याद रखिएगा उपभू कंडीशन को, कि उपभू कहता है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम, नियरेस्ट होती है, तो आकर्षण बल बहुत ही शक्तिशाली होता है, और तुरंत क्या आ जाता है, दीर्घ ज्वार आ जाता है। इसे कैसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए बच्चे ये क्या है, अर्थ है, और ये क्या है, मून है। तो आप जानते हैं कि मून अर्थ का क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो मून जब अर्थ का चक्कर लगाता है, तो चक्कर लगाते लगाते बच्चे आप यहां पर केयर कीजिए कि इस तरफ का डिस्टेंस देखो ज्यादा है, और इस तरफ का डिस्टेंस क्या है, कम है। तो जब डिस्टेंस कम होती है, देख रहे हैं, जब डिस्टेंस कम होती है तो हम कहते हैं कि ये बहुत ही क्या है, नजदीक है। और जब नजदीक होती है तो उसी को हम उपभू कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं,
पेरिजी। और जैसे उपभू लग गई बच्चे, आकर्षण बल बहुत तेज होता है और तुरंत पानी ऊपर की ओर उठता है। तो फिर इससे क्या आ जाता है, फिर इससे दीर्घ ज्वार आता है। इसका मतलब है कि जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है और चक्कर लगाते हुए हमने ये कंडीशन जब देख लिया कि जब उपभू हुई, काफी करीब आया, आकर्षण बल तेज हुई, पानी तेजी से ऊपर उठा, तुरंत हमारे को क्या आ गया, दीर्घ ज्वार आया। यहां तक समझ में आया बच्चे? ठीक, चलिए अब देखिए एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ऊपर के मैंने जो आपको दोनों कंडीशन समझाए थे, तो मान लीजिए पहला कंडीशन ये था और ये दूसरा कंडीशन था। तो यहां पर समझिएगा बच्चे कि उक्त दोनों मतलब ऊपर के दोनों, ठीक है, उक्त दोनों दशाएं एक साथ हो जाएं, उक्त दोनों दशाएं एक साथ हो जाएं, एक साथ हो जाए तो असामान्य बच्चे, एबनॉर्मल, असामान्य दीर्घ ज्वार आता है, असामान्य दीर्घ ज्वार आता है। क्लियर हो गया? यानी कि एक तो सिजगी भी हो जाए, मतलब बच्चे क्या क्या इसमें हो जाए, यानी कि एक तो आपको पता चला कि सिजगी भी हो गई और सिजगी के साथ साथ उपभू भी हो गया बच्चे। और अगर ये दोनों हो गई तो फिर क्या होगा, असामान्य दीर्घ ज्वार आएंगे। तो याद रखिएगा उक्त दोनों दशाएं एक साथ हो जाएं तो असामान्य रूप से क्या आता है बच्चे, दीर्घ ज्वार आता है। तो बस आपको ऐसे सारे कंडीशंस को याद रखने हैं और जितने भी प्रश्न होंगे अपने आप सारे क्वेश्चन को देखते हुए बना लेंगे। याद रखिएगा अनूप कुमार श्रीवास्तव जीएस क्लासेस चैनल पर आपके लिए पूरी मेहनत की जाएगी। जैसे बोल रहा हूं उस तरह से चलते रहे बच्चे। किसी भी तरह का डायनेमिक क्वेश्चन होगा आपके क्लास नोट्स में ही होगा, बस आपको एक रेगुलर प्रैक्टिस करनी है और पूरी मेहनत करनी है। पूरी बात समझ में आ गई? थैंक यू क्लास, गॉड ब्लेस यू ऑल।